4 दहाइयों से स्टेज, ड्रामा, टेलीविजन, होस्टिंग, रेडियो, वॉइस ओवर्स, कमर्शियल्स में मुनफरिद नाम सानिया सईद आज मेरे लोग में मेहमान हैं। समाजी तब्दीली, माशरती इंसाफ की खां, बावकार शख्सियत की मालिक, जिसने शोहरत की बुलंदी को छुआ, बेझिझक सच कहा, शाइस्ता लहजे में माशरे की तल्ख हकीकत को बयान कर जाने में जिनका कोई सानी नहीं। आइए सानिया सईद से गुफ्तगू करते हैं। सानिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहेंगे आजकल आपकी मसरूफ़ियात क्या हैं? आजकल मेरी मसरूफ़ियात में सर फ़हरिस्त इंतज़ार है कि काम शुरू हो जाएं। बहुत सारे काम हैं जो इस वक्त तैयारी के फ़ेज़ में हैं। तो 2 सीरियल्स हैं, एक थिएटर प्ले है जिसके स्क्रिप्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो बस आजकल ये है भाग दौड़ और इंतज़ार। अच्छा, और किसी थिएटर ग्रुप के साथ आजकल आप उसका हिस्सा हैं, अपनी खिदमात दे रही हैं? सिर्फ थिएटर ग्रुप तो नहीं है वो, हम तमाम ही मीडियम्स पे काम करते हैं। उलोमो पोलो मीडिया नाम है हमारा, और हम थिएटर भी करते हैं। हमने कुछ सिने प्लेस भी किए हैं, बहुत जल्द आप देखेंगे। फ़िल्म भी करने की ख्वाहिश है हमारी और ज़रूर पूरी होगी एक दिन। देखिए, बस तकरीबन हर मीडियम में ही काम कर रहे हैं। अच्छा सानिया साहब, थोड़े अपने फादर के बारे में बताइएगा। एक्टिविस्ट थे और राइटर भी थे, मंसूर सईद साहब। अब्बू ज़्यादा शौक़ से जो काम करते थे वो ट्रांसलेशंस थे, ड्रामे पढ़ने, लिखने, लोगों से गुफ्तगू करनी, बातचीत करनी और लोगों को जमा करना और उनसे मिलकर काम करवाना और उनके साथ मिलकर काम करना। तो एक्टिंग भी की है उन्होंने। वैसे तपिश में भी थे वो मेरे साथ, जो मेरा पहला सीरियल था। साहिरा काज़मी ने उसे डायरेक्ट किया था, नूरुल शाह ने लिखा था, पीटीवी का सीरियल था वो। अच्छा, उनके एक बहुत करीबी दोस्त असलम अजहर साहब, पीटीवी के फर्स्ट प्रोड्यूसर, उनके साथ आपके फादर की रफ़ाकत कैसी थी? और असलम अजहर साहब क्योंकि ख़ुद भी एक बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ कुछ गुजरे हुए लम्हात, उनसे कुछ सीखा? अब्बू के भाई की तरह थे वो, और हमारे लिए भी वो ऐसे ही थे। मैं जितना कुछ आज जानती हूँ या मैं जहाँ भी पहुँच पाई और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने काम किया, वो सब उनका सिखाया हुआ है, उनका प्यार है और उनकी जेनरोसिटी है। कदम कदम पर मुझे इनकरेज करना, और से मुझे नहीं, बहुत सारे और लोगों को, और टैलेंट को पहचानना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हमें ख़ुद भी नहीं पता होता हम क्या कर सकते हैं। वो देखकर बता सकते थे कि तुम बेटी इसमें ये काम करोगी। तो आई थिंक उनको मेरी सलाहियत नज़र आई और उन्होंने ही उसे उजागर किया। जिस प्ले में मैंने प्रॉपर प्ले में जिसमें पहली दफ़ा काम किया वो उनकी डायरेक्शन में ही था, गैलीलियो की दास्तान, जिसमें वो खुद गैलीलियो बने थे। जिसमें वो खुद गैलीलियो थे। आप उसमें शायद 8-9 साल? मैं 10 साल की थी जी। अच्छा, प्राइवेट टीवी का पहला एक्सपेरिमेंट STN, PTN, NTM, डिफरेंट नाम, उसमें आप अनाउंसर की हैसियत थी, टाइमिंग टेल्स और ये चीज़ें बताया करती थी। तो कैसे शूट हुआ करती थी, कैसा एक्सपीरियंस था, कितना वक्त लगा करता था? मेरे वालिदैन ना थोड़े मुख्तलिफ पेरेंट्स थे, इन द सेंस कि उनको बच्चा घर में बैठा हुआ ज़रा बुरा सा लगता था कि क्यों बैठा वक्त ज़ाया कर रहा है। तो जब मेरा ख्याल है कोई 8वीं जमात में थी मैं, तो वालिद साहब ने मेरे कहा, भाई आप क्या करती हैं खाली वक्त में, आप इतना वक्त ज़ाया करती हैं। और खेल कूद भी हम बहुत किया करते थे जिस पर उनको कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वक्त बच जाया करता था। तो उन्होंने कहा, भाई आप ये एक ऑर्गेनाइजेशन है साथी बारड़ा संगत, इसको ज्वाइन कीजिए। ये बच्चों के राइट्स पे काम करती है, बच्चों को कन्विंस करना है कि वो स्कूल जाएं, और जो नहीं जा सकते आप वॉलंटियर कीजिए। आप इतने अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ती हैं तो अपनी तालीम को इस्तेमाल कीजिए और उनको पढ़ाइए, जो कुछ थोड़ा बहुत आपको आता है आप उनको पढ़ाइए। तो रनछोड़ लाइन में मेरा यूनिट था, तो मैं तारिक रोड पे रहती थी, तारिक रोड से रनछोड़ लाइन जाया करती थी। उसके बाद फिर कोई वक्त नहीं बचता था, तो काफ़ी अरसे तक फिर दस्तक था, उसकी एक्टिविटी थी, उसमें वो सब हमारे साथ होते थे। तो तब तक तो मैंने कुछ ऐसा कभी किया ही नहीं था और टेलीविज़न के बारे में सोचा भी नहीं था। जब हमने थिएटर का ही प्ले टेलीविज़न पे किया तो कुछ लोगों ने देखा, उनको लगा अच्छा भाई ये कुछ कर सकते हैं, बेहतर सी हैं। उस ज़माने में एक ऐड आया था NTM के लिए अनाउंसर्स का,
तो हर वक्त मैं इनसे, अपने वालिदैन से मैं कहती रहती थी कि मुझे स्ट्रीट थिएटर करने के लिए पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, किराए के पैसे दे दें, अब किराए के पैसे दे दें। और उस वक्त जब आप स्टूडेंट होते हैं और आप नए नए कॉलेज में गए होते हैं तो अखराजात मेरे काबू में नहीं आते थे और ये लोग मेरी पॉकेट मनी नहीं बढ़ाते थे। तो बड़ा एहतजाज किया मैंने और मेरे भाई ने, खैर वो रायगां गया, लेकिन उन्होंने कहा भाई अगर आपको पैसे चाहिए तो जाएं कमाएं, थिएटर करना है आपको, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करें, ख़ुद कमाएं और करें। तो NTM की अनाउंसर का जो ऑडिशन दिया था वो मैं सो रही थी, अम्मी ने मुझे जगा के कहा कि चलो ये ऑडिशन हो रहा है, जाओ देख के आओ। तो मैं ऐसे ही चली गई थी वाकई सो रही थी और उठ के ऐसे ही मुँह धो के चली गई थी कि अच्छा यार चलो दे देते हैं ऑडिशन। लेकिन बस वो हो गया क्लियर। तो पहला अनाउंसमेंट NTM का कराची से मैंने किया था, फिर 11 महीने तक हमने अनाउंसमेंट्स की, हम 4 लड़कियां थीं, बड़ा मज़ा आया, मेरे लिए बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। स्टैटिक बैठ के बोलना, एग्जैक्टली इनफैक्ट ऐसे जैसे मैं बैठी हुई हूँ इस वक्त, ऑन अ वेरी अनकम्फर्टेबल स्टूल, याद करके स्क्रिप्ट, लंबे लंबे प्रोग्राम्स के इंट्रोडक्शंस, प्रोग्राम की टाइमिंग और वो सारा कुछ याद करके बोलना, वो दिलचस्प रहा मेरे लिए एक्सपीरियंस और उसने मुझे आगे बहुत फ़ायदा पहुँचाया। एक और दिलचस्प एक्सपेरिमेंट था टीवी का जिसमें आप होस्ट थी अनवर मकसूद साहब के साथ 94 का संगम। सानिया सईद संगम के साथ हाजिर है। बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम था वो, मेरे लिए बहुत इसलिए दिलचस्प था क्योंकि हम पुराने गाने बड़े शौक़ से सुनते थे अपने अब्बू के साथ। हमारे पास एक LP था, उसको तवा कहते थे, वो जो पुराने ही ज़ाहिर है अपने अब्बू के टेस्ट के सुना करते थे। तो उनमें से बहुत सारे गाने मुझे पता भी थे और वो नए लोगों की आवाज़ में सुनना, यंग अपने हम उम्र लोगों की आवाज़ में सुनना बहुत दिलचस्प लगता था। बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, वो निकाल के चीज़ें, अनवर साहब को बड़ी चीज़ें पता हैं, तो उन्होंने शायद मेरा ख़्याल है कि वो भी स्क्रिप्ट में कंट्रीब्यूट करते थे, मुझे याद नहीं है, बहुत ही पुरानी बात हो गई है वो। और उसमें सबसे दिलचस्प चीज़ ये होती थी कि वो जिस एरा के हम गाने कर रहे होते थे, जिस दिहाई के या किसी पर्टिकुलर एक्टर के, तो मेरा गेटअप भी वो वैसा करते थे, कॉस्ट्यूम वाइज, बाल, मेकअप, तो वो तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के लुक्स करने का मुझे मौका मिला, जो डेप्लेक्स में मुसरत आपा करती थी और उनकी बहन तानी, वो शहला, वो क्या करते थे। और मेरे लिए वो बहुत मज़ेदार था क्योंकि इतने डिफरेंट लुक्स, मुझे फ़ैशन का कुछ पता नहीं था और हमें करने की इजाज़त भी नहीं थी बहुत ज़्यादा, इतना हमारे घर में भी किसी को नहीं पता था, तो बहुत फैशनेबल लोग नहीं थे हम। तो वो उसमें जो मज़ेदार कपड़े में पहनती थी, बड़े बड़े प्रिंट्स और फ्लैपर्स और ये सब, तो अच्छा मज़ा आता था। फिर अम्मी की साड़ियाँ भी मैंने उसमें खूब पहनी, अपनी भी थी कुछ अम्मी की थी, तो मज़ा आया। अच्छा, होस्टिंग का एक और एक्सपीरियंस, म्यूज़िक चैलेंज जो कराची से आप किया करती थी और गालिबन लाहौर से इरम हसन किया करती थी। ओह हाँ, सॉरी, म्यूज़िक चैलेंज था वो प्रोग्राम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, संगम में, जो विच वॉज ऑलमोस्ट लाइक म्यूज़िक चैलेंज, और उसमें पुराने सिंगर्स के साथ नए सिंगर ने गाने होते थे। यू आर राइट, एग्जैक्टली, वो अनवर साहब के साथ था। आई मिक्स्ड द टू, इतनी पुरानी बात हो गई, इट्स लाइक प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो बिल्कुल वो अनवर साहब के साथ मैंने किया था, वो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। और उसमें आधा वक्त तो मैं सुनती रहती थी क्या कह रहे हैं, गानों के बारे में, लिरिक्स के बारे में, फ़िल्म के बारे में, उस वक्त में क्या हो रहा था उसके बारे में, एंड हाउ फिल्म्स एंड टेलीविज़न और शायरी और म्यूज़िक उस ज़माने का जो पॉपुलर कल्चर है, वो कैसे एक तरह से हिस्ट्री है आपकी, और किस तरह वो आप मुल्क में जो उस वक्त बीत रहा है, कैसे वो उसकी तस्वीर बन जाता है जब आप उसको 20 साल बाद, 30 साल बाद देखते हैं। तो बहुत दिलचस्प था वो, यूर राइट। और म्यूज़िक चैलेंज की आप बात करें, म्यूज़िक चैलेंज के बारे में आपको सब कुछ बता चुकी हूँ पहले। अच्छा सानिया साहिबा, कोई एक्टिंग में आपकी इंस्पिरेशन थी शुरू से, चाहा हो कि मैं इस जैसा बनूँ, या बिल्कुल आप समझती हैं कि जो मैं हूँ बस मैं अपनी किस्म की वाहिद आर्टिस्ट थी और इसी को लेके मैं आगे चलूँ? नहीं, अपने किस्म की वाहिद आर्टिस्ट नहीं थी इतना नहीं सोचते थे और इतना समझते भी नहीं थे कुछ अपने आप को। हम सभी, मेरे साथ जो सब लोग थे, अरीब भी, भाई भी मेरा, और भी यंगस्टर्स जितने थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उसमें बहुत सारे, हम बस काम किए जा रहे थे। इतना इंस्पिरेशन का और इसका नहीं सोचा था कभी, क्योंकि जिस तरह का काम हम कर रहे थे उस तरह का काम हमने कभी देखा नहीं था, थिएटर हमने कभी देखा नहीं था जो हम कर रहे थे। तो वो सब अपने जहन की इख्तिरा ही होती थी या डायरेक्शन होती थी,
अच्छा जो सानिया हमें साहब, बताया जाता था। आपने कमर्शियल इतने नहीं किए, मेरे ख्याल से वाहिद एक ही कमर्शियल किया है। 2 कमर्शियल किए। रिसेंटली एक था जी। जिसमें वो चाय पिलाती हैं, अब वो जो लड़की सेल्स गर्ल होती है, आइडिया अच्छा था उसका। बहुत अच्छा आइडिया था, लोगों के दिमाग में आज है भी। तो क्यों नहीं किए, क्या वजह थी? आप ये बहुत शुरू में मैंने अपने लिए डिसाइड किया था कि मैं नहीं करूँगी कमर्शियल्स, क्योंकि पीटीवी के ज़माने में आपका प्ले चल रहा होता है, या एनटीएम के ज़माने में भी कि आपका प्ले चल रहा है, आपने इतनी मेहनत की है अपने कैरेक्टर का एक इल्यूजन बनाने में, आपने यकीन दिलाया है अपने देखने वाले को कि मैं सानिया नहीं हूँ, मैं मेहरुन्निसा हूँ, या मैं रबिया हूँ, या मैं जो भी और मेरे किरदार हैं। जब बीच में आप एकदम आके चाय या साबुन या टूथपेस्ट बेचना शुरू कर देते हैं तो वो इल्यूजन टूट जाता है मेरे लिए। कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए मेरा मन नहीं मानता, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों पे मैं खुद कन्विंस्ड नहीं हूँ वो काम मैं नहीं करना चाहती। मसलन खाने पीने की कुछ चीज़ों की ज़िम्मेदारी मैं नहीं लेना चाहती। मैं नहीं कह सकती किसी से भी कि आप अपने बच्चे को कोई ऐसी चीज़ खिलाएं पिलाएं जो मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा खाए, या जिसके लिए मुझे यकीन नहीं है कि वो सेहत के लिए अच्छी है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, या वो बहरहाल खाने पीने के लिए मुनासिब नहीं है, तो खाना पीना तो सारा निकल गया। फिर कुछ ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे मुझे नज़रियाती इख्तिलाफ है, गोरा कर दो, खूबसूरत कर दो, ये सब कॉम्प्लेक्सेस मैं नहीं रीइंफोर्स करना चाहती, और रीइंफोर्स क्या नहीं करना चाहती, मुझे बहुत शदीद इख्तिलाफ और गुस्सा है ऐसे आइडियाज़ को प्रोपगेट करने पे। और फिर रही बात कुछ चीज़ों की जो बेज़रर तो नहीं है, लेकिन हाँ उनके होने उनकी प्रोपगेशन पे शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एक मैंने टेलीकॉम का ऐड था वो, और एक चाय थी, वो चाय मैं खुद भी पीती हूँ इसलिए मैंने कहा अच्छा चलो। लेकिन मसलन मैं टी वाइटनर्स को नहीं इंडोर्स करना चाहूँगी कभी, या और इस तरह की चीज़ों को। तो इसमें मेरे पास ज़रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैं जिनको मैं शायद इंडोर्स करना चाहूँ। तो आपने कमर्शियल्स वॉइस ओवर्स भी किए हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ? वॉइस ओवर्स मैंने बहुत किए, और साथ रेडियो भी किया शायद। और रेडियो भी किया। वॉइस ओवर्स ने मेरा पूरा जो मेरी पूरी एजुकेशन है वो वॉइस ओवर्स ने फाइनेंस की है, जिसके लिए मैं अपने असातिज़ा की बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे मौक़े दिए, सिखाया, बहुत प्यार किया। शकील साहब थे MPL में जिन्होंने मुझे पहली दफ़ा कमर्शियल करवाया। PIA की जो इन फ्लाइट अनाउंसमेंट थी वो की थी मैंने, एंड आई थिंक मैं 9th में थी उस वक्त शायद, तो वो की थी पहली दफ़ा। उसके बाद फिर बहुत सारे उन्होंने मुझसे कमर्शियल्स करवाए। फ़ारूक आबिद, शफ़ीकुर रहमान मरहूम, बहुत प्यार से उन्होंने इतना, और वो अनाउंसमेंट उन्होंने की थी मेरे साथ, और मैं इतनी गलतियां कर रही थी, और इतने पेशेंस के साथ उन्होंने पहले एक ही बूथ में एक ही माइक के ऊपर हम रिकॉर्ड किया करते थे, तो मेरी वजह से उन्हें बार बार चीज़ें दोहरानी पड़ रही थी। इतने प्यार से, इतनी शफ़क़त से उन्होंने मुझे सिखाया, बताया। मुजीब सैयद, हसन साहब, जी बिल्कुल, हसन शहीद मिर्ज़ा साहब, कैसे भूल सकते हैं हम उनको। मशहूद साहब रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर थे, और फिर बाद में उन्होंने मुझसे बहुत काम प्राइवेट भी करवाया। अबसार भाई जिन्होंने बहुत काम करवाया। आई एम श्योर मैं कुछ नाम भूल रही हूँ। अच्छा सानिया साहब, आपकी तालीम साइकोलॉजी में बैचलर्स किया आपने, तो उसका क्या बैकग्राउंड? साइकोलॉजी कोई करियर पाथ उस वक्त देख रही थी, या आपको लगता था कि मैं ये करूँगी तो मेरा जो एक्टिंग का टैलेंट है या कोई भी आर्ट फॉर्म जो मैं उस वक्त परसू कर रही हूँ उसमें मदद मिलेगी? साइकोलॉजी इसलिए नहीं पढ़नी थी क्योंकि करियर पाथ की तरह मैं से देख रही थी, बल्कि सिर्फ इसलिए पढ़ने में मुझे मज़ा आया क्योंकि मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन था। लोग, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, प्रीडिस्पोजिशंस, पैथोलॉजीज़, रिलेशनशिप्स, बहुत सारी और चीज़ें,
तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, इसलिए मैंने पढ़ा। और अगर मैं इतना मेरा करियर एक्टिंग का इतना अगर नहीं फ्लरिश कर रहा होता उस वक्त, तो शायद आई वुड हैव परस्यूड साइकोलॉजी एज माय करियर, अच्छा सानिया और एटलीस्ट टीचिंग साइकोलॉजी। ये देखो रबिया, देखो मैंने सारे कागजात फाड़ दिए। अब ना मैं कहीं जाऊंगा, ना तुम कहीं जाना। अब ना मैं अकेले कोई ख्वाब देखूंगा, ना तुम देखना। यही हमारी जिंदगी है। और हमारी बेटियां ही हमारे बेटे हैं। आम जिंदगी में आहट वाली रबिया की तरह है कि कंधे पे हाथ भी रखो तो रो पड़े, इतनी हसास, या फिर आई थिंक मेहरुनिसा ज़्यादा हूँ मैं, प्रैक्टिकल? वेरी। रबिया वॉज अ कम्प्लीट एलियन टू मी, और मुझे मैं उसके साथ एम्पथाइज ज़रूर करती थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं थी वो। और ऐसे मैंने बहुत से किरदार किए हैं जिनको मैं समझ सकती हूँ। आई कैन। औरत को वैसा नहीं देखना चाहती थी जैसी बिल्कुल रबिया नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे तकलीफ़ होती है उसे इस तरह पोर्ट्रे करने में। लेकिन आज भी शायद हम निकले नहीं उस बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकले हैं। और बहुत शदीद परेशानी है मुझे अब इस बात की कि हम काफ़ी उसमें गड़ते ही जा रहे हैं। रबिया जैसा किरदार आपको प्ले करने में कोई परेशानी ना हो अगर लार्जर पिक्चर उसकी कंस्ट्रक्टिव हो तो। लेकिन आहट में दुबई वाले डॉक्यूमेंट्स फाड़ के सलमान अहमद ने सब बराबर नहीं कर दिया था, एक अच्छा मैसेज नहीं दे दिया था? मैं यही कह रही हूँ कि अगर आहट हो तो रबिया प्ले करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर मेरी गुड़िया हो तो मुझे शहनाज प्ले करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बिल्कुल एक पैसिव खातून का किरदार प्ले करने में मुझे बहुत परेशानी होती है। अच्छा, किसी भी मुल्क में थिएटर को एक नर्सरी समझा जाता है आगे की आर्ट फॉर्म्स में, कि जी आप यहाँ से एक अच्छा मंजावा आर्टिस्ट उठा सकते हैं। हमारे यहाँ वक्त के साथ लगता ये है, आप बेहतर बता सकती हैं, कि पनप नहीं सका थिएटर ज़्यादा। नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी अब तो बहुत हो रहा है भाई, और बहुत मुख्तलिफ़ तरह का थिएटर हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हो सकता है सब थिएटर आपके टेस्ट का ना हो सकता है सब थिएटर मुझे पसंद ना हो, लेकिन मुख्तलिफ़ तरह का थिएटर हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पहले से ज़्यादा हो रहा है। पहले सिर्फ सोशली कमिटेड लोग थिएटर कर रहे थे और उन्होंने ही उसको ज़िंदा रखा, और आज भी जितनी थिएटर ऑडियंस इस वक्त आपको नज़र आ रही है उसकी 90% ऑडियंस वो है जो उन्होंने बना के रखी और सस्टेन की। तो उसमें दस्तक भी था, उसमें तहरीक निस्वां है, उसमें अजोका है, और इन लोगों का दस्तक तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। मेरे ख्याल है 91 में शायद हमने आखिरी प्ले किया अपना, लेकिन अजोका अभी तक काम करता है, तहरीक निस्वां अभी तक काम करता है, और भी ग्रुप्स काम कर रहे हैं। कथा ने बहुत अरसे काम किया, कोई 20 साल के करीब, और इसी तरह का सोशल इश्यूज़ के ऊपर ही प्लेस किए जिसके साथ मैं भी करती रही। अच्छा, सानिया सईद फिल्म्स में क्यों नहीं गई? आपके साथ अतीका ओडो थी, वो हॉलीवुड में गई, आप भी जा सकती थी, क्या वजह थी? उस वक्त जिस तरह की फिल्म्स बन रही थी मैं उसमें अपने आप को देखती नहीं थी, मैं उनमें क्या किरदार अदा करती। मैं अपने आप को, और दूसरे मैं स्टूडेंट भी थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो मेरे लिए एक तो मुश्किल था फिल्म में जाना, और दूसरे ये कि मैं अपने आप को देखती नहीं थी उन किरदार, जो किरदार उस वक्त लिखे जा रहे थे ख़वातीन के लिए, मैं शायद वो कर ही ना पाती। तो अच्छा, कोई स्पोर्ट्स भी खेलती हैं? कभी खेला? खेलती थी, बेसबॉल खेलती थी, एथलीट भी थी अपने स्कूल में, फिर
बाद में थिएटर के लिए हमको बहुत एक्सरसाइजेज वगैरह करनी पड़ती थी, योगा भी करना पेट्स का पड़ता भी था। शौक पेट्स के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं होती इंसान की। सानिया साहिबा, ये दुनिया कैसी है और जैसी है मुनासिब है? दुनिया वैसी है जैसे आप उसे देखना चाहते हैं। अगर आप उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी है, अच्छी भी है और बुरी भी है, और इसको हम ही इसको अच्छा और बुरा बनाते हैं। अभी पिछले 2-3 दिन में जो वाक़यात हुए हैं, लगता है इससे बुरी जगह ही कोई नहीं है, लेकिन फिर कोई एक आदमी उठता है और कोई एक ऐसा काम कर देता है कि आपको लगता है अरे इससे अच्छी और क्या जगह होगी। तो सज़ा जज़ा सब यहीं पे होगी। दिल के नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन सा रिश्ता है? जो मेरे दिल के नज़दीक ना हो, मैं उस रिश्ता नहीं बनाती। तो जो मेरे रिश्ते में हैं वो मेरे दिल के नज़दीक हैं, तभी मेरे रिश्ते में हैं। सानिया साहिबा, इस दौर, यकीनन अनवर साहब अभी भी लिख रहे हैं, इस दौर का पिछले 10-15 सालों में आप सोचते हैं कोई अनवर मकसूद बन के सामने आया, कोई हसीना मुइन आई लिखने वालों में? नहीं। अच्छा, कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मुस्तफ़ा बहुत अच्छा लिखता है, कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन लेगेसी लेके नहीं चला कोई अनवर साहब की और हसीना मुइन या इस तरह के दीगर जो लोग थे। देखिए ये अपनी नौयत के एक होते हैं। अगर इनकी नकल करने कोई जाएगा तो मुंह के बल गिरेगा, जाहिर है। राइटर होता ही वो है जिसकी कोई इनफरादियत हो, जो अपनी बात अपने तरीक़े से कहता हो। किसी और के अंदाज़ में अपनी बात क्यों कहना? तो ये तो इन जैसा तो और तो कोई और दूसरा नहीं होगा, और शायद होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं ना। अच्छा सानिया साहब, फ़नकार की महारत में पिछले 10-15-20 सालों में निखार आया है या डाउनफॉल का शिकार हो गया फ़नकार की महारत में? क्योंकि रिहर्सल्स आप उस वक्त भी करती थी 90s में, इसमें भी कुछ शॉर्टकट्स तो नहीं ढूंढ रहे आजकल का फ़नकार और उसकी महारत में? एक मुख्तलिफ़ तरह की महारत आ गई है हमारे एक्टर्स में कि अब वो काफ़ी तेज़ी से वो काम कर लेते हैं जिसमें वक्त लगता था। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम पहले से बेहतर करते हैं। जितना वक्त दरकार है किसी किरदार को ईमानदारी से पोर्ट्रे करने के लिए, वो वक्त शायद प्रोडक्शन भी उनको नहीं दे रही, वो ख़ुद भी अपने आप को नहीं दे रहे। और एक चीज़ जो मुझे लगती है कि सिर्फ़ अदाकारी की सलाहियत काफ़ी नहीं होती, अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो करना चाहिए हमें। वो हम नहीं कर रहे हैं, और ये हर फील्ड के लिए सच है। ये टेलीविज़न की, फ़िल्म की, हर फील्ड के लिए दुरुस्त है ये बात कि हमको जितना वक्त अपने आप को देना चाहिए, सेल्फ़ को, वो शायद हम नहीं दे पा रहे हैं। तो अपने आप को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। बहुत तेज़ी में है, बहुत ज़्यादा कुछ कहना है, बहुत ज़्यादा कुछ शेयर करना है। आप इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप फेसबुक पे भी हैं, आप ट्विटर पे भी हैं। खाली होते जा रहे हैं, तो अब वापस कब रिफ़िल कब कर रहे हैं अपने आप को? वो टाइम हम अपने आप को नहीं दे रहे हैं। दैट्स डेंजरस, देन यू कैन बर्न आउट रियली फास्ट। सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर वगैरह की, इसका पाकिस्तान में जो इस तरह इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल? भाई अभी बुशा आपा का गाना देखकर तो लग रहा है कि बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किसी भी फोरम को या किसी भी मीडियम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप अगर उसको किसी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है रवैया, और ज़ाहिर है कुछ वक्त लगता है इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों की आदत होने में वक्त लगता है। एक जनरेशन को उसे अपनाने में और उसको एक कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करने में वक्त लगता है। हम देख रहे हैं कि अब प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं जो इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, जो प्रेशर डाल रहे हैं, जो डिस्कशंस कर रहे हैं। तो आई थिंक सोशल मीडिया का यही काम है और यही होना चाहिए, और हमारे यहाँ ज़रा स्लो जा रहा है उसकी तरफ, लेकिन जा रहा है। जिस माहौल में आप रह रही हैं, पाकिस्तानी जो देखती हैं सब कुछ पाकिस्तान में इर्द गिर्द होते हुए, इस सोसाइटी में कौन सा अंसर है जो सबसे ज़्यादा ईज़ा पहुँचाता है आपको? खामोशी, एपैथी,
हमारे यहाँ इंसान मर जाएं, हमारे यहाँ जानवरों को जहर दे के मार दिया जाए, हमारे यहाँ बच्चे अस्पताल में नेग्लिजेंस की वजह से मर जाएं। और ये मैं आज की 3 खबरें बता रही हूँ आपको। हज़ारा वाला इंसिडेंट हुआ, अदील का शेल्टर है यहाँ मलीर में, जहाँ शेल्टर के अंदर कुत्तों को जहर दे के मार दिया गया कई सारे, और उन्होंने बचा लिया था उनको, बट बिल्कुल ठीक थे। मैंने भी देखे थे वो कुत्ते, मैं भी गई थी, और वो डेंजरस भी नहीं थे। उनको शेल्टर के अंदर जहर दे के मार दिया गया। एक बच्ची यहाँ हमारे हम दारुल सेहत में, हमारे दोस्त की बेटी, वो देखा भी नहीं जा रहा उसको। खामोशी, डेफनिंग साइलेंस है, खामोशी, चुप। तो जिनका नुकसान हो रहा है वो क्यों नहीं बोल रहे, या अगर वो बोल भी रहे हैं तो उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है? देखिए, ये खामोशी एपोलिटिसाइजेशन की वजह से है, और एपोलिटिसाइजेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ये आज कल परसों नहीं हुआ है, ये पिछले 50 साल में धीरे धीरे हमारे मिजाजों के अंदर सरायत करता रहा। खामोशी हमारे अंदर इंजेक्ट की गई। ये करता है डिक्टेटरशिप। जो बात करते हैं हम कि डिक्टेटरशिप क्यों बुरी है, क्योंकि वो आपको सिखाती है कि आपकी पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी आवाज़ इम्पोर्टेंट ही नहीं है, आपकी आवाज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपका ओपिनियन किसने मांगा? आपकी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। आप धीरे, और आप देखते हैं कि आपके कुछ कहने से कुछ होता नहीं। आप ये देखते हैं कि जब आपने आवाज़ उठाई, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, उन्हें किस कदर बेदर्दी से मार दिया गया, या गायब कर दिया गया, या फारिग कर दिया गया, उनको खामोश करा दिया गया, या विक्टिमाइज़ किया गया। तो आप, ये एक लर्नड हेल्पलेसनेस है। ये उस चिड़िया की तरह है जिसको पिंजरे में रहने की आदत होती है, खोल भी दो दरवाज़ा तो वो बाहर नहीं निकलती, बाहर नहीं जाती, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है उड़ने की। तो आप सवाल पूछने की आदत ही नहीं है आपको। आप कहते हैं अरे देखो, बस अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। आपको ये भी सिखा दिया गया कि हर चीज़ में आप ये कह के सब्र कर लेंगे तो अल्लाह की मर्ज़ी थी। नहीं, ये अल्लाह की मर्ज़ी कैसे हो सकती है? अल्लाह की मर्ज़ी कैसे हो सकती है कि आप उसकी मखलूक के साथ ये सलूक करें? हाउ इज़ एनीबडी ओके विद दिस? दिस इज़ नॉट ओके। और ये सब आप समझते हैं कि आमराना तर्ज़ हुकूमत की देन है। तो पाकिस्तान में कभी जमहूरियत आई भी है? आएगी। प्रोसेस है, हिस्ट्री का अपना एक सफ़र है, कारवां है, आएगी। आवाज़ें भी वापस आ जाएंगी, बहुत कीमत अदा करेंगे हम उनकी, हम बहुत तकलीफ़ उठाएंगे, लेकिन आ जाएंगी, आवाज़ें भी लौट आएंगी। आवाज़ें भी और एक्शन भी। सिर्फ आवाज़ उठाना काफ़ी नहीं है, फिर उसके बाद हरकत भी ज़रूरी है, एक्शन भी ज़रूरी है, लोगों का साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे ही देख लें कि एक बात को कितना लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं विदाउट कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग कि दूसरा आदमी कह क्या रहा था। और हर चीज़ का एक नी जर्क रिएक्शन ज़रूरी नहीं है, हर बात पे हर वक्त रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें समझने की भी ज़रूरत है, कुछ बातों पे सिर्फ अग्री कर देना काफ़ी है। और जब कोई एक्शन हो रहा हो तो उसके साथ खड़े होना भी ज़रूरी है, अगर आप उसे दुरुस्त समझते हैं तो। अच्छा, बर्दाश्त की आपने बात की, औरत मार्च से काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हो गई थी। ये क्यों नहीं सोचा किसी ने कि किसी को कितनी ज़ोर की लगी होगी तो वो, उसको पता था इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, वो रोड पे आके खड़ी हुई है, किसी ने इस एंगल से क्यों नहीं सोचा? मेजॉरिटी ने, क्योंकि आप नहीं है इस तरह ट्रेंड सोचने के लिए। आपको ये सिखाया गया है कि ये जो पूरे ख़वातीन के हुकूक़ की बात है, दिस इज़ मेन वर्सेस विमेन, इट इज़ नॉट। ये मुकाबला थोड़ी हो रहा है कोई। वो आदमियों को इसलिए एड्रेस कर रही है क्योंकि आप इस वक्त अथॉरिटी पोजीशन में हैं। आप हैं वो लोग जो जो अब्यूज़र्स हैं, या क्योंकि आप मेजॉरिटी में हैं, आप पावर में हैं, आप पब्लिक स्पेसेस में हैं। अगर मैं आपकी
आपको तकलीफ़ इस वक्त इसलिए ज़्यादा हो रही है उन लोगों को जिनको लग रहा है कि उनके हाथ से ये अनकंडीशनल पावर जो था ये जा रहा है। मैं अगर मैं आपकी स्पेस में घुस रही हूँ, मैं दफ्तरों में भी जा रही हूँ, मैं सड़कों पे भी जा रही हूँ और मैं कह रही हूँ भाई मैं भी सड़क पे चल रही हूँ, तुम भी सड़क पे चल रहे हो, तुम अपना चलो, मुझे अपना चलने दो। लेकिन मैं आपकी स्पेस में आ रही हूँ ना, आपको लग रहा है कि यार ये क्या इन्वेजन हो रहा है, तो अपने हाथ से वो थोड़ा बहुत जो परसीव्ड पावर है वो जाते हुए देखकर तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सब होगा, कोई बात नहीं। लेकिन सोशल मीडिया में रिएक्शन तो मिले जुले देखे, कुछ ख़वातीन को भी देखा हमने कि वो इसको मायूब अंदाज से देख रही थी कि उनकी नज़र में ये चीज़ बुरी थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सोचा, उन्होंने इसके बारे में बहस की, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया, उसका जवाब मिला। आई एम श्योर इससे पहले उन्होंने इन बातों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तो जब उनको इन बातों के जवाब मिले या ये डिस्कशंस शुरू हुए तो कोई इन सारी बातों में 2 पॉइंट तो ऐसे निकले होंगे जो उन्होंने सोचा होगा अच्छा ऐसे तो मैंने पहले नहीं सोचा था कभी, हाँ अच्छा ये भी एक बात है। तो रायगा नहीं गया, वो डिस्कशन शुरू हुआ ना, ठीक है। अच्छा, मीटू के बारे में क्या राय है? पाकिस्तान में कितना ज़रूरी है? हर जगह ज़रूरी है। पाकिस्तान में क्यों, हर जगह ज़रूरी है। बेइंतहा और तरह तरह का काम किया, किसी ख़ास कैरेक्टर, किसी ख़ास चीज़ पर जिसको याद करके सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती हूँ? फ़ख्र महसूस करती हूँ कि इत्मीनान, ये मेरे कामों में मेरा बेस्ट था। अरे नहीं, ऐसे तो मैं अपना काम देखती भी बहुत कम हूँ क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा उसमें गलतियाँ निकालती रहती हूँ। फिर मैं मुझे कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं कितना ख़राब काम किया है। तो मैं बहुत सालों बाद मैंने सितारा और मेहरुन्निसा शायद 7-8 साल बाद, 9 साल बाद पूरा देखा। और मैं पूरा नहीं देख पाती, मुझे एंग्जाइटी होती है, तो मैं दूसरों के ओपिनियन पे इक्तफ़ा कर लेती हूँ कि ठीक ही होगा। मैं मॉनिटर भी नहीं देखती शूटिंग पे कभी भी। दूसरों का ओपिनियन तो ये है कि पूरी 7, 8, 9, 10 किस्तें देख के उठते हैं एक दफ़ा में आपके फैंस, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ। अच्छा, मैं इसी में खुश हूँ। माँ बाप की कोई नसीहत जो बहुत काम आई हो और आज तक याद हो? बच्चे ना वो करते हैं जो वो अपने माँ बाप को करता हुआ देखते हैं। वो आपसे क्या कहते हैं बच्चे भूल जाते हैं। जो वो आपको सारी ज़िंदगी बरतते हुए देखते हैं ना, वो वही याद रखते हैं और उसी को फॉलो करते हैं और वही करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपने माँ बाप से जो सीखा वो उनका जीने का करीना था। जिन चीज़ों पे आप यकीन रखते हैं उन पर कायम रहना, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और दुनिया के लिए अपने बाजू खुले रखना, ये मुझे लगता है मेरे माँ बाप की बड़ी क्वालिटी थी। एवरीबडी वॉज़ वेलकम, एवरीथिंग वॉज़ वेलकम, मगर जुल्म टॉलरेट नहीं किया, झूठ टॉलरेट नहीं किया, तरीक़े से करीने से उस पर एहतजाज भी किया, उसको जितना पॉसिबल था रोकने की भी कोशिश की। तो आई थिंक यही चीज़ें सीखते हैं आप अपने वालिदैन से। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लगता ही है कि न्यूज़ मीडिया हड़प कर गया, तो क्या आप एग्री करती हैं आजकल के दौर में पाकिस्तान में? हाँ, हो सकता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट है कहानी सुनाना, जो भी आपको एंटरटेन करे। बहुत ख़तरनाक बात है, लेकिन बाहर आजकल का जो ड्रामा नवीस है वो ख़ुद इस मुआशरे का कितना बड़ा आलिम है, कितना इल्म रखता है कि जी यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या दिखाया जाना चाहिए और उसके क्या असरात हो सकते हैं। इस वक्त हालिया जो हमारा टेलीविज़न ड्रामा लिखने वाले लोग हैं उनमें 2 बातें हैं जो मुझे लगता है कि जिन पे काम करने की ज़रूरत है। एक विज़न, उनका कान ग्राउंड पे नहीं है, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। और कुछ चैनल्स हैं जो एक विक्टिम मोड प्रमोट करने के में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। हालांकि ऑन द कॉन्ट्ररी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि लोग बहुत बैरियर्स तोड़ रहे हैं, लोग बहुत नई चीज़ें सीख रहे हैं, इख्तियार कर रहे हैं, वो नए एग्ज़ाम्पल्स क्रिएट कर रहे हैं जिनके बारे में अब टेलीविज़न बात नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त हमारा ड्रामा नवीस है उसको अपना विज़न एक्सपैंड करने की ज़रूरत है और विक्टिम के बियॉन्ड देखने की ज़रूरत है।
बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में, जिसकी कहानी सुनाई जानी चाहिए, एक मैस मीडियम पे सुनाई जानी चाहिए, अच्छी तरह सुनाई जानी चाहिए, और वो रिसीव भी होगी अच्छी तरह। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी ऑडियंस के ऊपर कि और ड्रामे का काम है सवाल उठाना, आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल कर एक ऐसी जगह हाथ पकड़ कर ले जाना जहां आप थ्रेटन्ड फील ना करें, लेकिन आप नई चीज़ को बग़ैर अनकंफर्टेबल हुए देख सकें, एक्सपीरियंस कर सकें और उसको अपने लिए उसमें से अपने लिए क्या आप निकाल सकते हैं वो आप देख सकें। यही काम होता है क्रिएटिव आर्ट्स का। तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी ऑडियंस को वही सुनाए जा रहे हैं जो वो सुनने के आदी हैं या जो फेमिलियर है, जो वो ऑलरेडी जानते हैं। सो अगर हम उनको वही सुनाए जा रहे हैं जो वो जानते हैं, तो हम तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फिर हम ड्रामा तो नहीं दिखा रहे। तो अगर ड्रामा आपको अनकंफर्टेबल नहीं करता, और अनकंफर्टेबल से मेरी मुराद एम्बैरेसमेंट नहीं है, अनकंफर्टेबल से मेरी मुराद है कि जो आप पहले से जानते थे उसको क्वेश्चन करने पे मजबूर नहीं कर रहा, तो फिर हमें अपने ड्रामे के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा मेरा सोचना है। अच्छा सानिया साहिबा, एक जेन्युइन एक्टर और एक एंटरटेनर में कोई फ़र्क है या ये एक ही चीज़ है? यार ये मैं ना इस तफीक को मानती नहीं हूँ कि एंटरटेनर अब शायद उसको कहते हैं जो ज़रा आपको हंसाता है, हल्ला गुल्ला मचाता है, और दोनों ही एंटरटेनर होते हैं। एंटरटेनमेंट डिपेंड करता है कि व्हाट एंटरटेन्स यू। मेरा एक दोस्त है जो सारा दिन मैथ्स करता रहता है क्योंकि उसको मैथ्स एंटरटेन करता है, और मैं बेहोश हो जाती हूँ देखकर नंबर्स इतने सारे। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपको क्या एंटरटेन करता है। उसको मेरी साइकोलॉजी की बातें समझ में नहीं आती और मुझे उसकी मैथ्स की बात समझ नहीं आती, तो मुझे कुछ और एंटरटेन करता है, आपको कुछ और। एंटरटेनर्स तो दोनों ही हैं। जी, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या राय रखती हैं? गॉड हेल्प अस। अच्छा, बहुत वक्त मैंने आपका लिया, लेकिन बस एक आखिरी सवाल, बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई एक चीज़ जो आप समझती हो कि बहुत ज़रूरी है, कोई एक रिश्ता, कोई एक आज़म, कोई भी चीज़ जो आपकी नज़र? एवोल्यूशन, आगे बढ़ना, तब्दील होना, सीखना, और चीज़ों के बदल जाने से, उनके मुख्तलिफ होने से, आपके बिलीफ से मुख्तलिफ होने से ना घबराना, आई थिंक इज़ टू मी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कि दुनिया का हुस्न यही है, ज़िंदगी का हुस्न यही है। अगर ये तब्दील ना हो तो ये कितनी बोरिंग हो जाएगी और तकलीफ़ देह हो जाएगी। एंड इनिशिएटिंग एंड सपोर्टिंग गुड चेंज, आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सानिया साहब, अपना वक्त देने के लिए, बड़ी मेहरबानी। This is Mehak Aslam. If you like this video, subscribe to this channel.